दोस्तों लास्ट वीक मैं और मेरा फ्रेंड एक फ़ोन परचेज़ करने के लिए गए। हमने वहाँ काफ़ी ब्रांड्स के फ़ोन देखे और फिर उनमें से एक फ़ोन हमने चूज़ किया। उसके भी हमने अलग अलग काफ़ी सारे फीचर्स देखे, जैसे कि उसका प्रोसेसर कैसा है, उसका बैटरी बैकअप कैसा है, कैमरा की क्वालिटी हमने चेक की। लेकिन एक जगह हमें दिक्कत लगी, वो थी उसकी रैम थोड़ी सी कम थी, जितना हम चाहते थे उतनी नहीं थी। फिर हमने सेल्स मैनेजर को बोल के अपग्रेडेड मॉडल मंगवाया, तो जितनी रैम हमें चाहिए थी उतनी हमें मिल गई और हमने वो फ़ोन परचेज़ कर लिया। तो हमें अगर ये पता था कि फ़ोन में हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, तो हमने गलत फ़ोन परचेज़ नहीं किया। इसी तरह से आज की वीडियो में ऐसी 5 बेसिक बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते टाइम, ताकि आप कोई भी गलत पॉलिसी ना खरीदें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरविंदर सिंह और आपका स्वागत करता हूं डीएससी सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पर, इंश्योरेंस कंसल्टेशन के लिए सबसे अच्छा चैनल। अगर आपको यहाँ पे देखी गई जानकारी से कोई मदद मिलती है, आपका कोई फ़ायदा होता है या आपको जानकारी अच्छी लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप नोटिफिकेशंस भी पाना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करके उसे ऑल पे सेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, कैशलेस या नेटवर्क हॉस्पिटल्स। ये वो हॉस्पिटल्स की लिस्ट है जिनका टाई अप होता है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी पेशेंट इन पैनल वाले हॉस्पिटल्स में एडमिट होता है तो उन्हें अपफ्रंट कैश नहीं देना होता, सिर्फ पॉलिसी नंबर के बिहाफ पे ही अप्रूवल आ जाता है और ट्रीटमेंट को शुरू कर दिया जाता है। अब देखिए, जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो हमारे पास जो सबसे प्रायोरिटी होती है जिस काम की, वो होता है उस पेशेंट की केयर, यानी उस पेशेंट को अच्छी जगह पे एडमिट करवाना। तो उस टाइम पे पॉसिबल नहीं है कि आप कैश अरेंज करें या कहीं से पैसे का इंतज़ाम करें। तो कोशिश कीजिए कि जहाँ पे आपके शहर में जो मैक्सिमम पैनल में हॉस्पिटल्स हों और जो सारी मेजर कैटेगरीज को कवर करते हों, जैसे कि हार्ट से रिलेटेड है, ऑर्थो से रिलेटेड है, बच्चों की ट्रीटमेंट से रिलेटेड है और साथ साथ मेडिसिन के भी अच्छे हॉस्पिटल्स उस लिस्ट में हों, तो कोशिश कीजिए जितने ज़्यादा कैटेगरी के और ज़्यादा अच्छे हॉस्पिटल्स आपके पैनल की लिस्ट में होंगे, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। देखिए, कैशलेस अगर आपका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं होता है तो काफ़ी सारा बेनिफिट कम हो जाता है, क्योंकि आपको पहले सारा कैश पे करना पड़ता है, बाद में आपका पैसा इंश्योरेंस कंपनी से आपको मिलता है। तो ये आप चेक कर सकते हैं। और इस लिस्ट को पाने के लिए आप डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और आप अपने इंश्योरेंस कंसल्टेंट से भी ये लिस्ट मांग सकते हैं। अब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है दोस्तों, वो है सम इंश्योर्ड, यानी कि कितने रुपए की ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस हम अपनी पॉलिसी में कवर करना चाहते हैं। ये कैसे डिसाइड होगा, एक फाइनल अमाउंट पे हम कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि सेल्स पर्सन जो है, जो आपको इंश्योरेंस कंसल्टेंट है, वो कोई भी अमाउंट आपको एडवाइस कर सकता है, लेकिन ये जो अमाउंट है ये आपकी नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि आप ओवरपे भी ना करें, यानी ज़्यादा लिमिट लेकर ज़्यादा पैसे भी ना भरें, और ये लिमिट कम भी नहीं होनी चाहिए कि आपको इंश्योरेंस लेते टाइम, क्लेम लेते टाइम पे दिक्कत आए और आपकी लिमिट कम पड़ जाए। इसको डिसाइड करने के लिए 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला तो है कि आपकी जो सिटी है जहाँ पे आप ट्रीटमेंट कभी फ्यूचर में लेना चाहेंगे, वो किस कैटेगरी में आती है। मान लीजिए कोई मेट्रो सिटी है तो वहाँ पे ही सेम इलाज का खर्चा ज़्यादा होगा, जबकि टायर 2 या छोटे शहरों में उसी इलाज के कम पैसे लगेंगे। अगर छोटे शहर में किसी ट्रीटमेंट के 20,000 रुपये लगते हैं तो हो सकता है एक मेट्रो सिटी में उसी ट्रीटमेंट के 60 से 70,000 रुपये लग जाएं। तो आप अपने सिटी की मेडिकल इन्फ्लेशन जो है, अपने शहर की मेडिकल की जो महंगाई है, वो चेक करके डिसाइड कर सकते हैं। सेकेंड, इसी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखना है, वो है आपका फैमिली साइज। अगर आपका फैमिली साइज छोटा है, आप हस्बैंड वाइफ या साथ में एक छोटा बच्चा भी आपके पास है, तो आप ज़्यादा सम इंश्योर्ड इसमें प्रेफर ना करें तो भी चलेगा, क्योंकि आपका फैमिली साइज छोटा है। और एक फैमिली फ्लोटर प्लान में, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा फैमिली मेंबर अगर आप होते हैं, 5 या 6 मेंबर हैं, तो कोई भी उस लिमिट को यूज़ कर सकता है, तो उसके ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पर आपको एक बड़ा सम इंश्योर्ड चाहिए होता है। तीसरा और आखिरी पॉइंट जो आपको कंसिडर करना है वो है आपकी एज। देखिए, कम एज में क्लेम आने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि हमारी उस टाइम पे इम्यूनिटी अच्छी होती है और हमारा शरीर जो है वो फिट रहता है। अगर आपकी एज बिलो 35-38 है तो आपको सम इंश्योर्ड लिमिट एक स्टैंडर्ड लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी एज एक्सीड करती है 55 या 60, तो उस टाइम पे क्लेम आने के चांसेस और ट्रीटमेंट की जो कॉस्ट्स हैं वो भी बढ़ जाती हैं। इन तीनों फैक्टर्स को डिसाइड करके आपको एक सम इंश्योर्ड का अच्छा अमाउंट लेना चाहिए अपने इंश्योरेंस कंसल्टेंट के साथ डिस्कस करके। दोस्तों, अब बारी है तीसरे पॉइंट की, वो है रूम रेंट लिमिट।
देखिए, जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो ट्रीटमेंट के दौरान उसे एक रूम चाहिए होता है जिसके खर्चे इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। जैसा कि आपको नाम से ही दिख रहा है, रूम रेंट लिमिट। इसमें दो पार्ट्स हैं, एक तो रूम रेंट और उसके आगे लिमिट भी लिखा है। देखिए, रूम रेंट खाली उस रूम का किराया नहीं होता और एक हॉस्पिटल में काफ़ी तरह के रूम्स होते हैं। रूम रेंट जो कैटेगरी है उसके अंदर डॉक्टर के विजिटिंग चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस और भी कई तरह के चार्जेस इस हेड के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो इसमें कितना खर्चा कवर आपकी पॉलिसी करती है ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। अब जो सेकंड वर्ड जिसका जिक्र किया वो है लिमिट, यानी इसकी एक लिमिट होती है कई तरह की पॉलिसीज़ में। तो वो किस तरह की होती है? सबसे पहले तो कुछ पॉलिसीज आपको लिमिट देंगी कि आपके सम इंश्योर्ड का कुछ परसेंटेज, जैसे कि 1% ऑफ सम इंश्योर्ड आपको रूम रेंट लिमिट मिलेगी। यानी एक दिन में आप सिर्फ जो आपका सम इंश्योर्ड मान लीजिए 10 लाख रुपए है, उसका 1% यानी कि 10,000 रुपए का ही रूम रेंट लिमिट आप डेली का एक्सपेंस कवर कर सकते हैं। दूसरी तरह की जो लिमिट्स होती हैं वो रूम कैटेगरी की होती हैं। हॉस्पिटल्स में भी कई तरह के रूम्स होते हैं, जैसे कि शेयरिंग बेसिस पे होता है, सिंगल प्राइवेट एसी रूम है या सेमी डिलक्स रूम है, डिलक्स रूम है, तो उस कैटेगरी की भी कैपिंग होती है यानी कि लिमिट होती है। तो काफ़ी सारी पॉलिसीज इसको सिंगल प्राइवेट एसी के रूम में भी लिमिटेड कर देती हैं कि आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम का ही कैटेगरी मिलेगी। और जो ज़्यादा सम इंश्योर्ड वाली पॉलिसीज होती हैं जिनका प्रीमियम ज़्यादा होता है उसमें इस तरह की कोई भी लिमिट नहीं होती है। तो आप ये चेक कर लें कि जिस शहर में आप रह रहे हैं या जिस तरह का क्लेम आप कभी फ्यूचर में फेस कर सकते हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है एक रूम रेंट से, तो आप उस हिसाब से ही अपना रूम रेंट लिमिट अपनी पॉलिसी में चूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई भी लिमिट ना हो तो आप बगैर रूम रेंट लिमिट की पॉलिसी खरीदें। अगर आपके शहर में एक सिंगल प्राइवेट एसी रूम में अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है तो आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम की पॉलिसी ले सकते हैं। और अगर आपका सम इंश्योर्ड काफ़ी ज़्यादा है तो आप 1% ऑफ सम इंश्योर्ड वाली लिमिट भी ले सकते हैं। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पॉलिसी जब आप खरीदते हैं तो उस टाइम पे अगर आप ये पॉइंट नोटिस नहीं करेंगे तो क्लेम के टाइम पे अगर आपका रूम रेंट का खर्चा कवर नहीं होगा तो काफ़ी सारा क्लेम अमाउंट आपका वेस्ट चला जाएगा और आपको वो जेब से पे करना पड़ेगा। तो इसकी प्लानिंग आपको पॉलिसी खरीदने से पहले ही करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं रूम रेंट लिमिट के बारे में तो आई बटन पे लिंक क्लिक करके आप पूरा डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जो भी पांचों पॉइंट्स मैं आपको अभी बता रहा हूं, इन सब के ऊपर डिटेल्ड वीडियो 5 से 7 मिनट का हमने पहले बना रखा है अपने चैनल पे ही। उन सब का लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां पे भी क्लिक करके हर टॉपिक को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं ताकि आप पॉलिसी खरीदते टाइम कोई भी गलती ना करें। दोस्तों, नाउ कम्स द पॉइंट नंबर 4, वो है वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड का मतलब है कि कितना टाइम आपको इंतजार करना पड़ेगा किसी ट्रीटमेंट को अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर करने के लिए। ये अलग अलग तरह से होती हैं, जैसे कि आप किसी भी एक्सीडेंटल कवरेज के लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, ये डे 1 से ही कवर होता है। दूसरा इसमें आता है दोस्तों मेडिकल सिकनेस या इलनेस, या किसी भी तरह का बुखार इन्फेक्शन है, उसके लिए 30 दिन का वेटिंग पीरियड है। उसके बाद ही आप अपने खर्चे इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर कर पाएंगे। तीसरा नंबर इसमें दोस्तों आता है वो है स्पेसिफिक इलनेस का, यानी खास तरह की कुछ बीमारियां हैं जो लिस्टेड होती हैं जिनको होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो भी आप कुछ टाइम के बाद कवर कर पाएंगे। इसमें वेटिंग टाइम अंदाजन 1 से 2 साल का रहता है डिपेंडिंग ऑन योर पॉलिसी। चौथा इसमें दोस्तों पॉइंट आता है वो है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का। ये वो बीमारियां हैं जो आपको पॉलिसी खरीदते टाइम पहले से ही हैं और आप अपने प्रपोजल फॉर्म में इनको डिस्क्लोज करते हैं, यानी आप बताते हैं कि बीमारियां आपको पहले से ही हैं। इनका भी वेटिंग टाइम 2, 3, 4 साल तक रहता है। तो आप अपनी पॉलिसी खरीदते टाइम ये वेटिंग पीरियड जरूर कंफर्म कर लें, कहीं आप जिस ट्रीटमेंट के लिए या जिस रिस्क के लिए पॉलिसी खरीद रहे हैं उसका वेटिंग टाइम आपकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा तो नहीं है। अगर आप ये पूछ लेंगे अपने इंश्योरेंस कंसल्टेंट से, आप डिस्कस कर लेंगे, तो आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा अपनी पॉलिसी को खरीदने का और आप गलत एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे किसी भी क्लेम के लिए। अब वेटिंग पीरियड होता क्यों है, कंपनीज लगाती क्यों है, जब हम पॉलिसी खरीद रहे हैं तो डे 1 से सारी कवरेज क्यों नहीं होती है? इसका रीज़न ये है कि अगर आप बीमारी होने के बाद इंश्योरेंस खरीदते हैं उसकी ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो वो इंश्योरेंस रूल्स के खिलाफ है, ऐसा आप नहीं कर सकते। इसी से बचने के लिए वेटिंग पीरियड डिज़ाइन किया गया है। उतना टाइम उसका गैप रहता है कि आप पॉलिसी खरीदते टाइम वो बीमारी आपको ना हो और वेटिंग टाइम कवर करने के बाद ही आप उसका ट्रीटमेंट ले पाएँ। पांचवा और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों को पेमेंट। को पेमेंट का मतलब है जो भी आपके ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं उनकी शेयरिंग, यानी इंश्योरेंस कंपनी और आप जो अप्रूव्ड अमाउंट है उसको, एक्सपेंसेस जो हैं आपके ट्रीटमेंट के, उसको शेयर करते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए किसी ट्रीटमेंट का जो क्लेम अप्रूव होता है वो 1 लाख रुपए का है।
अगर आपकी पॉलिसी में को पेमेंट 20% है तो 1 लाख रुपए में से 20,000 रुपये आप पे करेंगे और 80,000 रुपीज़ जो है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। अब ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि दोस्तों को पेमेंट वाली पॉलिसीज़ का प्रीमियम काफ़ी कम होता है, क्योंकि उसमें आप जो पेमेंट है ट्रीटमेंट की वो शेयर करेंगे इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो उसका प्रीमियम काफ़ी लो रहता है, आपको पैसे कम भरने पड़ते हैं उस पॉलिसी के लिए। और ज़्यादातर को पेमेंट जो है वो एल्डरली एज एंट्री में लगाई जाती है, जैसे कि 55-60 के बाद अगर आप फ्रेश पॉलिसी ले रहे हैं, ओल्ड एज सीनियर सिटीजन प्लान ले रहे हैं जिसकी एंट्री ही 60-65 साल के बाद है, तो उस टाइम पे हर पॉलिसी में आपको को पेमेंट मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे क्लेम आने के चांसेस और क्लेम अमाउंट के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं और प्रीमियम को काफ़ी कम रखना होता है ताकि पॉलिसियाँ बिक सकें। तो दोस्तों ये वो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का मैंने इंट्रोडक्शन आपको अभी दे दिया है। अगर आप डिटेल्ड वे में हर पॉइंट को समझना चाहते हैं, इनकी बारीकियों को समझना चाहते हैं, तो इन 5 के टॉपिक्स के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ पे क्लिक करके डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर आप इस वीडियो के क्रिएशन में कोई कंट्रीब्यूशन अपना देना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स और जानकारी मैं अगले हफ्ते फिर आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।